बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसफीलिया पे। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद उसके आगे हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट और हम देखेंगे इसमें क्या क्या सुधार हुए या ब्रिटिश संसद इसमें क्या क्या सुधार लेकर आती है। तो आज हम 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये बड़ा पड़ेगा, 4-6 पॉइंट है इसमें, तो इसको हम आसानी से देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। और अगर आप चाहें तो उसको नोट भी करते रहेंगे। नोट करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, आपका एक क्रम से नोट्स बन जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा, एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें हमने बताया था कि मैंने एक क्लास लिया था लास्ट टाइम, तीन चार क्लास पीछे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय। इन चारों में मैं अंतर बताया था उस वीडियो में, एकदम स्पष्ट बढ़िया से बताया हूँ। जो भी देखना चाहे उसमें देख सकता है, हालांकि उसके आगे का ही। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है इसमें हम बात करेंगे आज। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसको प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसको प्रथम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे भारत पर एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो होता है भारत में केंद्रीकृत प्रोसेस को, पूरे भारत में केंद्रीकृत प्रोसेस को अपनाया गया, मतलब केंद्रीकरण को अपनाया गया। इससे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके अधीन मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया जाता है। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी एक्ट, जो भी कानून बनाएगा, जो भी विधि बनाएगा, वो बम्बई पे भी लागू होगा, मद्रास पे भी लागू होगा। तो अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जो होता है गवर्नर जनरल इंडिया को पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब पूरे भारत पर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो पावर था वो एक हाथ में जा रहा था, मतलब सेंटर में जा रहा था। ठीक, तो पूरे भारत का मतलब उस समय क्या था, मैंने जब अंतर बताया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय के बीच में, तो एक अंतर ये भी बताया था कि ये है, मान लीजिए पूरा भारत, ऑल इंडिया है, पूरा भारत है। 60% भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, 40% भाग पर प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासत। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है कानून बनाएगा पूरे भारत के लिए, वह सिर्फ इस पे बनाएगा, इस 60% वाले भाग पे बनाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो जो भी कानून बनाएगा वो भारत के सिर्फ 60% भाग पर लागू होगा, क्योंकि इसी 60% भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। ठीक, इस 40% भाग पे नहीं। 40% भाग को कभी, भारत के 40% भाग को कभी अंग्रेज जीत नहीं पाया है। 40% भाग हमेशा स्वतंत्र। हालांकि वायसराय के दौरान यहाँ पे इंटरफियर किया जाता है इससे एक्सटर्नल मैटर पे, वो बाकी इतिहास का बात है, इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक ये इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो नोट करिएगा।
अब ये कानून तो बना सकता था, लेकिन नियंत्रक मंडल, जिसको बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, नियंत्रक मंडल इस कानून को मानने से मना कर सकता था, मना कर सकता था एवं अपने कानून को बना सकता था। एक पॉइंट ये भी था, गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत के लिए तो कानून बना सकता था, ये सही था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक मंडल था, वो इस कानून को मानने से मना भी कर सकता था और अपना कानून लागू कर सकता था। ठीक, अपना कानून लागू कर सकता था। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए, जिसको भी लिखना है बढ़िया से लिख सकते हैं कि नियंत्रक मंडल इस कानून को मना कर सकता था स्वीकार करने से और अपना कानून लागू कर सकता था। ठीक, अब जब गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जाहिर सी बात है बम्बई एवं मद्रास के गवर्नरों द्वारा बनाने, बम्बई और मद्रास के गवर्नर द्वारा विधि बनाने की शक्ति वापस ले लिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब पूरे भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर द्वारा जो विधि बना रहे थे, उनके विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत के लिए कानून बना गया। पूरे भारत का मतलब 60% भारत, और नियंत्रक मंडल इसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। नियंत्रक मंडल अपना कानून भी लागू कर सकता था। ठीक, अब जब ये पूरे मद्रास को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था, तो गवर्नर जनरल जो होता है, इसको एक और अधिकार दिया गया, पूरे भारत के लिए एक ही बजट पारित करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। मतलब अब जब पूरे भारत के लिए कानून बना रहा है, तो इसको पूरे भारत के लिए एक ही बजट पारित करने का प्रावधान, एक ही बजट पारित करने का अधिकार दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो आपने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इतना टॉपिक था। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इतना था। एक और टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में था, उसको अगर आप लोग नोट नहीं किए तो नोट कर ले, मैं आगे बताता हूँ इसको, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा टॉपिक, बोर्ड में जगह ना होने की वजह से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट पे नोट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ हटाता हूँ। यहाँ पे एक और शक्ति दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा पारित कानून
इसके तहत गवर्नर जनरल द्वारा जितने भी कानून को पारित किया जाएगा उसको अधिनियम कहा जाएगा। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। ठीक, हालांकि आपको इससे पहले ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया, कह दिया गया कि अब जो भी गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, जो भी पारित करेगा, उसको एक्ट कहा जाता है, कहा जाएगा, कहलाएगा नहीं, कहा जाएगा। इससे पूर्व पारित कानून विनियामक मतलब रेगुलेटरी लॉ कहलाता था। इसके पूर्व जितने भी कानून गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा पारित किया जाता था उसको कहा जाता विनियामक, रेगुलेटरी लॉ कहा जाता था। लेकिन 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्नर जनरल द्वारा पारित जो भी कानून था उसको अधिनियम कहा गया, एक्ट कहा गया। ठीक तो हमने इसके बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में कम से कम 5-6 टॉपिक देखा। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे क्या इतने पावर उसको मिले। बाकी बजट का भी देख लीजिए, पूरे भारत में एक ही बजट पारित करने का अधिकार किसको दिया? गवर्नर जनरल को। मुंबई और मद्रास के गवर्नरों द्वारा विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए बना रहा था। तो इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जो भी कानून पारित किया जाएगा उसे अधिनियम कहा जाएगा। इससे पूर्व जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा एक्ट बनाया जाता था उसको विनियामक कहा जाता था। ठीक, इतना अगर हो गया तो नोट कर लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ। नोट कर सकते हैं आप लोग पे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, इसको हटाता हूँ। अब नेक्स्ट को देखेंगे। हमने गवर्नर जनरल पूरा देख लिया, गवर्नर जनरल में क्या क्या, गवर्नर जनरल को क्या क्या शक्तियाँ दी गई उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी हमने 1813 का एक्ट देखा था, चार्टर्ड एक्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। बस चाय और चीन के साथ व्यापार उसका बना था, मतलब पूर्वी देशों के साथ वो चाय का व्यापार करेगा और चीन के साथ वो कम्प्लीटली व्यापार करेगा। लेकिन यहाँ पे व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, मतलब अब चीन और चाय वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अब कंपनी को राजनैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व दिया गया।
अब कंपनी को जो होता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः खत्म करके उसको क्या दिया जाएगा अधिकार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक का, ठीक, इस एक्ट के थ्रू। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये भी इम्पोर्टेंट था, 3 स्टार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है एग्जाम में, ठीक। इस एक्ट द्वारा एक चीज और होता है, इस एक्ट द्वारा अंग्रेज बिना लाइसेंस के भारत में आ सकते हैं, बस सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। अब मैंने जैसा बताया कि इस एक्ट के थ्रू इसमें कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाहे और चीन वाला भी। तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू अंग्रेज जो होता है, अंग्रेज मतलब वही इंग्लैंड के लोग, बिना लाइसेंस के भारत में आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे व्यापार करेंगे, उनको परमिशन दे दिएगा पूरा, ठीक। तो ये था तीसरा या चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था, ठीक। फिर अब हम आगे चलते हैं, इसको अगर नोट ना किया हो तो नोट कर ले, ताकि मुझे आगे भी बताना है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, इसके आगे का टॉपिक क्या है, इसको नोट करते रहिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक बार पढ़ लेंगे सीक्वेंस से तो हमेशा याद रहेगा, मैक्सिमम याद रहेगा, बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मैंने बताया था 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल और उसके परिषद था, उसके सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी, ठीक। लेकिन इसके थ्रू इस एक्ट के द्वारा उस गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधिक सदस्य मतलब विधिक परामर्श के लिए एक विधि सदस्य को अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट द्वारा विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य एक चौथे सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। मैंने बताया था कि 1784 पेस्ट एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल है, उसका गवर्नर जनरल का जो परिषद है, उसमें उसकी संख्या को 4 से घटा के 3 कर दिया गया। जब 3 कर दिया गया तो यहाँ पे जो विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और ये चौथा सदस्य कौन होगा, ये चौथा सदस्य कौन होगा, लॉर्ड मैकाले, ठीक। ये चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले होगा, इतना ध्यान समझना। अब ये लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया जाएगा।
विधि आयोग का गठन, एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। इसी की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, इस विधि आयोग में भी 4 सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य होंगे। ठीक, ये तो परिषद था, परिषद में भी 4 हो गए और विधि आयोग में भी 4 सदस्य होंगे। ठीक, तो ये स्वतंत्रता से पहले स्थापित विधि आयोग था। अगर आपको जानना है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग कब आया, तो इसका गठन हुआ था 1955 में और इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ प्रथम विधि, भारत स्वतंत्रता के बाद की है, ये स्वतंत्रता से पहले का है, क्योंकि 1837 की बात हो रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन जो 1955 में किया गया और इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ को बनाया गया और यही प्रथम महान्यायवादी थे। यही प्रथम महान्यायवादी भी बने भारत के। ठीक, तो अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, बाकी मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जो विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, इसमें 4 सदस्य थे। ठीक, विधि आयोग का गठन किया गया, विधि की संहिता मतलब जो होता है विधि था, जो कानून था उसको कंपाइल करने के लिए ये विधि आयोग का गठन किया गया था, कि मतलब पूरे लॉ को लिखकर रख दिया जाए, विधि का संहिताकरण कहलाता है। तो विधि आयोग का गठन इसीलिए किया गया था, इसमें 4 सदस्य थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में। इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़, ये भारत के प्रथम महान्यायवादी भी हुए हैं। ठीक, इतना अगर हो गया हो तो रोक कर नोट कर सकते हैं, बाकी मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे इस एक्ट द्वारा योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर, इस एक्ट द्वारा योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर, इस एक्ट द्वारा योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर नियुक्तियों में भेदभाव खत्म किया गया। ठीक, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी में नियुक्ति का कॉन्सेप्ट था, इसी के तहत जो होता है भेदभाव योग्यता संबंधी मानदंड अपनाया गया, कि मतलब जो भी, जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी एक योग्यता होती है। सपोज जैसे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। आप अदर एग्जाम दे रहे हैं जैसे UPSC या UPSC का, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक, तो योग्यता संबंधी, योग्य है जो जिस पद के योग्य है उसको वो पद दिया जाएगा, उसके लिए वैसा होगा। तो भेदभाव खत्म किया गया। भेदभाव खत्म कैसे किया गया, मतलब अब कोई भी जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, कोई भी
जन्म स्थान, मूल वंश एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, जन्म स्थान, मूल वंश या एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अंग्रेज जो होते हैं वो गोरे थे और भारत में सब मिक्सचर हैं, गोरे काले सब है। ठीक है, तो रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। बट इसके लिए एक समस्या हो जाती है। लेकिन मैंने पढ़ाया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। ठीक, तो यहीं पे जो होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडली से वो कहते हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है मतलब जिसको हिंदी में निदेशक मंडल कहता है, ऑफ डायरेक्टर इसका विरोध कर देता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसका विरोध कर देता है। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसका विरोध कर देता है, जिसके कारण जो होता है यह प्रावधान समाप्त कर दिया जाता है जिस कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे नियुक्तियों से संबंधित बात तो है जरूर कि मतलब अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी कोई जहाँ भी जन्म हो, अब उसका किसी का कुछ भी रंग हो, ठीक है, या कुछ मूल वंश हो, कोई भी मूल वंश हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे इसका विरोध कर देता है और ये प्रावधान समाप्त हो जाता है। ठीक, आज भी जस्ट वैसे कंडीशन चलता रहता है फिलहाल जो भी है। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ पॉइंट और है बता दूं, 1-2 पॉइंट और है, उसके बाद क्लास ख़त्म होगा। बाकी नोट करना चाहे नोट कर ले, रोक के मैं हटा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध बताया गया, मतलब कहा गया, मतलब इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध बताया गया। लेकिन दास प्रथा अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। दास प्रथा ये था कि लोग पहले अपने काम के लिए, अपने खेतों में काम करवाने के लिए या अपना घरेलू काम करवाने के लिए भी इंसानों को दास के रूप में रखते थे। और उनका इस एक हिसाब से दास प्रथा एक शोषण का कंडीशन था। ये इतिहास में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा दास प्रथा की स्टोरी, तो वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। बाकी दास प्रथा को विधि विरुद्ध बताया गया। लेकिन दास प्रथा पूर्णतः समाप्त 1843 में हुआ। इस समय कौन था? लॉर्ड एलनबर्ग।
लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इसको पूर्णतः समाप्त किया जाता है कब? 1843 में। ये थी दास प्रथा की स्टोरी। इसी एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सती प्रथा का अंत तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। हाँ, ये सही है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, लेकिन नोट करके लिख लीजिएगा इसको। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, इसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को भी समाप्त किया जाता है कब? 1829 में। ये देखिए 1829 और ये क्या है? 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट आने से पहले ही सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। इसको जरूर लिख लीजिएगा कि कन्फ्यूजन होता है बहुत तेजी से। तो सती प्रथा का अंत कर दिया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक, अब एक आध पॉइंट और है, अगर आप हैं तो बढ़ा दें। एक आध पॉइंट और है और बस उसको जान लीजिए, उसके बाद खत्म होता है ये। नोट कर लीजिएगा रोक के। अब एक और है, भारत में संविधान निर्माण का आंशिक रूप इसी एक्ट, भारत में संविधान निर्माण का आंशिक रूप इसी एक्ट में दिखाई देता है। इसमें कई सुधार किए गए। आपने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे देश में कानून निर्माण की शक्ति दे दी गई। और हाँ, हालांकि वो कानून निर्माण भारत के 60% भाग पे ही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60% भाग पे ही अधिग्रहण किया था। और गवर्नर जनरल को और शक्ति दी जाती है कि उसके द्वारा जो भी विधि या कानून बनाए जाएंगे उसको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, जबकि उससे पहले विनियामक कहा जाता था, रेगुलेटरी लॉ कहा जाता था। गवर्नर जनरल को पूरे भारत में एक ही बजट पारित करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके तहत पूर्णतः जब समाप्त कर दिया जाएगा और यहाँ पे अंग्रेजों को बिना लाइसेंस, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के भारत में आने, रहने और व्यापार करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसी के तहत जो होता है, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को अपॉइंट किया जाएगा जो लॉर्ड मैकाले होगा, और उसी की अध्यक्षता में एक विधि आयोग भी बनेगी जिसके 4 सदस्य होंगे। और स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC तलवाड़ थे और प्रथम महान्यायवादी भी थे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही है। बाकी इसके तहत जो होता है भेदभाव खत्म किया गया था नियुक्तियों में, मतलब नौकरियों में। ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी बनने के लिए जो होता है नियुक्ति होती थी, तो पहले भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे जो होता है मूल वंश, जन्म स्थान और रंग के आधार पर भेदभाव खत्म किया गया। लेकिन COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, उसका विरोध कर देता है, जिसके कारण वो प्रावधान हट जाता है। ठीक, और फिर ये तो लास्ट है, ये इस भारत में संविधान निर्माण का आंशिक रूप इसी एक्ट में दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी मैं सीक्वेंस से करा रहा हूँ ताकि इजीली समझ। गवर्नर जनरल का पूरा करा था, गवर्नर जनरल की जितनी भी पावर दिए गए उसको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, फिर उसके बाद विधि आयोग के बारे में बताया, विधि सदस्य कौन बना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। हाँ, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज के लिए नहीं, बाकी कल, ठीक, बाकी कल मिलते हैं अगला चार्टर्ड एक्ट 1853 के साथ, जो कि अंतिम चार्टर्ड है वो, जो कि अंतिम चार्टर्ड एक्ट होगा। बाकी कल मिलते हैं।
धन्यवाद, थैंक यू।